अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूं फरीद रईस इस खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ, इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ जो कि पनामा के जो डिसीजन है उसके बाद हम आज कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। कुछ ज़्यादा कहना इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो कुछ उन्होंने बता दिया सारी चीज़ें, और जो हासिल था वो यही कि जो इंटरिम अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी का नाम फाइनल हुआ, और उसके बाद 45 से 50-55 दिन लगेंगे, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं उनको एज एन MNA इलेक्शन लड़वा कर उसके बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ के जानशी वो मुकर्रर होंगे और आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। मजमूई तौर के ऊपर आज जिस तरह का मामला हुआ उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ ने आज इसी बात के ऊपर कहा है कि जो मुखालफिन हैं वो ये बताएं कि उनके असासे कहाँ से आए हैं, और ये भी बता दें कि उनकी जो ज़राए आमदन है वो क्या है, और एहतसाब सबका होना चाहिए। यकीनन एहतसाब सबका होना चाहिए और ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें कोई भी एहतसाब से ना बच सके। सब पर बात करेंगे, जरा वक्त ही मुख्तसर है। इस मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में बात करने के लिए, तस्दीक के लिए लियाकत शेरवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके लियाकत साहब तशरीफ लाने के लिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसा साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे बात करेंगे इस सारी सिचुएशन के अंदर। मैं आगाज करता हूं कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे, जरा मुझे बताइएगा कि मजबूरी तौर के ऊपर जिस तरह का जो फैसला आया और जिसके ऊपर जो चीज हुई, अब ऐसा जो होता नजर आ रहा है, एक तरफ नाअहली और दूसरी तरफ जो केसेस भेजे गए नैब के अंदर रेफरेंसेस भेज दिए गए हैं, तो तजुर्बा क्या कहता है और जो भेजे गए हैं मामलात, इस सारे का आउटकम क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस फैसले के 3 हिस्से आप कर लीजिए। एक हिस्सा तो नाअहलियत से मुतालिक है, दूसरा हिस्सा केसेस भिजवाने से मुतालिक है नैब के पास, और तीसरा हिस्सा जो है उसकी सुपरविजन, उन केसों की सुपरविजन के हवाले से या उसके बारे में डायरेक्शन से मुतालिक है। दरमियान वाले हिस्से से शायद किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि केसेस जो है वो फिर जाहिर है अगर कोई मटीरियल किसी के खिलाफ है वो इन्वेस्टिगेट भी होगा, वो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट भी जाएगा और उसका ट्रायल भी होना चाहिए। 2 बातों पे इख्तलाफ आ रहा है हमारा, अदब के साथ, एहतराम के साथ, और ये चूंकि जजमेंट जब आ जाए तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, तो उसी वजह से हम बात भी कर रहे हैं। एक आर्टिकल 62 के हवाले से हमारा इख्तलाफ आ रहा है कि आर्टिकल 62 के लिए जो रीजनिंग जो 3 मेंबर्स बेंच ने दी हैं वो बड़ी वीक हैं, और उसमें एक किसी ओमिशन को बुनियाद बना के किसी को डिसऑनेस्ट नहीं किया जा सकता। फिर ये तमाम की तमाम पिटीशन में ग्राउंड ऑफ अटैक ही नहीं था, तो ये इस जो चीज़ ग्राउंड ऑफ अटैक नहीं थी, जो चीज़ पहली दफ़ा जो है JIT में आई, या जो चीज़ जो है ना वो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ लगी हुई भी है, सिर्फ मेंशन नहीं है, तो उसको जो है बुनियाद बना के, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बेनिफिट ऑफ डाउट हैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो इलेक्टेड जो कैंडिडेट होता है उसकी फेवर में जाते हैं, ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो दूसरी तरफ को दिया। कामरान साहब, आप समझते हैं कि यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो देना चाहिए था वजीर आजम साहब को, यहाँ पे मिलना चाहिए था उनको बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि बात ये निकल रही है कि शुरू मामला पनामा से हुआ और अकामा पे नाअहली हो, ये ला सेटल हो चुका है जी। अकामा पे नाअहली जो है ना वो जो वर्क परमिट है, वो वर्क परमिट जो है वो पासपोर्ट वगैरह वो लगा हुआ है उसके साथ, नॉमिनेशन पेपर के साथ जो 2013 में, तो वो वर्क परमिट की बात तो खत्म हो गई। अब उसका मेंशन करना जो है ना वो रह जाएगा कि जी मेंशन किया या नहीं। उस पे सवाल ये पैदा होगा कि उसके लिए कोई रेलेवेंट कॉलम था। चलें, अगर फर्ज कर लें कि रेलेवेंट कॉलम था और वो फिल नहीं हुआ, तो भी इसके बावजूद जो है वो RO के पास एक प्रोविजन होती है कि अगर कोई रेलेवेंट कॉलम जो है ना वो ब्लैंक छोड़ दिया जाए, डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, अगर कोई ब्लैंक छोड़ दिया जाए या कोई चीज मेंशन न की जाए, तो RO जो है इवन उस नॉमिनेशन पेपर के स्क्रूटनी के टाइम पे जो है ना वो उसको कह सकता है कि ये जो है ना ये आपने रेलेवेंट कॉलम छोड़ दिया हुआ है, इसको फिल करिए। तो ये कोई ऐसा ओमिशन नहीं था जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो आर्टिकल 62(1)(f) की बुनियाद बन सकता। तो एक तो इख्तलाफ इस बात पे है, दूसरा इख्तलाफ ये है कि केस के लिए आपने टाइमिंग फिक्स कर दी और चीफ जस्टिस को ये भी कह दिया कि आप इसको सुपरवाइज करने के लिए जो ना वो एक 1 मेंबर बेंच बनाइए, एक मेंबर को मखसूस कीजिए। तो ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गई। जो इस मुल्क में हजारों सैकड़ों केसेस जो आज तक पेंडिंग हैं, उनके लिए तो कोई सुपरविजन नहीं है, कोई जो है ना उसके लिए जो है ना वो जज मुकर्रर नहीं है कि उन केसों से जो लोग सालों से धक्के खा रहे होते हैं, कचहरियों में आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं,
उनके लिए तो कोई बेंच नहीं है। इस केस को क्यों ये बीच में ये पर्टिकुलर केस क्यों जो है उसमें उठाया जाए और उसके लिए एक बेंच बनाया जाए? फिर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है सुपरवाइज कर रहा है, फिर उस केस में किसी अकाउंटेबिलिटी को कोर्ट के जज की ये जरूरत है कि वो उससे बाहर जा सके कि इस जीआईटी को भी आपने सुपरवाइज किया, इस केस को भी सुपरवाइज कर रहे हैं, तो फिर वो अपना उसका इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कहां पे गया? चले वो उस जज की उसकी इंडिपेंडेंस कहां गई? ठीक है सर, मैं आपकी इस पॉइंट को जरा बसरा साहब आपकी तरफ लेकर आता हूं। है इस पे लॉ के ऊपर आप भी एक्सपर्टीज रखते हैं। कामरान मुर्तजा साहब ने जो बात की, 2 पॉइंट्स के ऊपर 2 इख्तलाफात, कि एक तो 62 जिसके तहत जो नाअहलियत बनी है और उसके अंदर जो है ठीक है वर्क परमिट वाला मामला ठीक है लगा हुआ था, लेकिन उसकी वो कहा जाए कि उसमें लिखा हुआ या जाहिर या इंफॉर्मेशन रिवीलेशन ऑफ द फैक्ट यानी फैक्ट नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये वाली चीज जो इस वक्त कामरान साहब ने कही, मैं आपसे आपका वर्जन है वो जानना चाहता हूं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर बात समझ में आती है कि पनामा का जिक्र निकला और आके अकामा पे नाअहली हो गई। फरीद भाई, मुझे कामरान मुर्तजा साहब से कम इस तबसरे की तवक्को नहीं थी, और पहले शायद लॉ नोइंग बहुत माशाल्लाह तजर्बा इनका। मैं कामरान मुर्तजा साहब ने जो बातें कही उनका कानून से भी तल्लुक नहीं, उनका हकाइक से भी तल्लुक नहीं, बहुत बाइस उन्होंने तबसरा किया है। और ये क्यों नवाज शरीफ की लाइन ले रहे हैं, इतना लॉ नोइंग होने के बावजूद मेरी समझ से बाला है। अब जरा बात सुनिएगा, जब हम लोग, चूंकि मैं सियासतदान के साथ एक कानूनदान भी हूं, जब हम लोग अपने असासे डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, वो परफॉर्मे के अंदर हमने तमाम फैक्ट्स जो होते हैं वो रिवील करने होते हैं। आपने कह दिया कि मेरा पासपोर्ट लगा हुआ था। देखिए, पहली बात तो यह है कि कहीं आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम, जो 2 दफा पहले वजीर आजम रह चुका हो, एक पार्टी का सरबराह भी हो, कि ये निकल आए कि वो बंदा मुलाजम है, मुलाजमत करता है, अकामा हासिल किया हुआ है उसने। ये बताइए कि ये किस तरह की आप 62, 63 को फिल कर रहे हैं कि आपका 62, 63 का मतलब मैं बसरा साहब के सादक और अमीन होना। बहुत एहतराम के साथ मैं एक बात, चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं थोड़े सवाल भी करूंगा, चाहूंगा कि इसको चीजें क्लैरिफाई भी हो। ये जो आपने कहा ठीक है फैक्ट हाइड किया यानी मालूमात को छुपाया, मुझे ये बताइए बसरा साहब कि हमारे यहाँ क्या तमाम इसके अलावा जितने भी लोग, वो तमाम लोग जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो तमाम लोग जो एहतिसाब की बात करते हैं, वो तमाम लोग जो है जो सदाकत और अमानत की बात करते हैं, क्या आज तक उन्होंने कोई भी फैक्ट्स नहीं छुपाए? वो सब के सब सादिक और अमीन आपने और बात कर दी। देखिए, बात सुने, जो 20 लोग पहले मियां नवाज शरीफ से पहले डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वो किस बुनियाद पे हुए हैं? वो हुए हैं जिन्हों के पास उन्होंने एक अपनी जाली डिग्री शो की, किसी ने 2 डिग्रियां लगा दी, किसी के 2 शनाख्ती कार्ड पकड़े गए, किसी ने अपने असासे छुपाए, वो 20 के करीब लोग हैं। अच्छा, अब क्या मियां नवाज शरीफ के लिए आज क़यामत आ गई कि ये आपने डिस्क्वालीफाई, यानी कि आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान पे कलंक का टिक्का, और ये किसकी दफात है 62, 63 की? जो मियां नवाज शरीफ के रूहानी और सियासी उस्ताद थे ज़ियाउल हक, उन्होंने डाली। भाई, अगर ये दफात गलत थी, आप 3 दफा वज़ीर आज़म बने, और हमने खुद कहा कि ये एक आमर ने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए डाली थी, नैब भी एक आमर ने सियासी मकासद के लिए बनाया था, आपने उस वक्त ना की। आज आपको 62-63 अच्छा, पीपल्स पार्टी समझते, मैं लियाकत साहब की तरफ आता हूं, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 62-63 नहीं होनी चाहिए। आप एक बात पे पहले क्लियर हो जाए कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है, ये उन्होंने हकायक छुपाए। वो सादक और अमीन जो आपके आइन की दफा मौजूद है, वो उसके ताबे से ही डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। पहली बात तो ये है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर। अब दूसरी बात, 62, 63 मैं समझता हूं और हमारी पार्टी ये समझती है, और हमने कहा था मियां नवाज शरीफ को कि इसको आइन से निकाल दीजिए। उसकी रीजन ये थी कि जब आपके पास एक ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के सामने जब अपना परफॉर्मा देते हैं, उसके ताबे अगर कोई झूठ बोलेगा, गलत अपने असासे डिक्लेयर करेगा, वो वैसे भी डिस्क्वालीफाई होगा। तो इसलिए आज भी हम समझते हैं, और उस वक्त भी से कहते थे, आज भी हमारा स्टैंड ये है कि हमें एहतसाब का एक अलग से निजाम बनाना चाहिए, कवानीन पास करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 62, 63 जिसके आपने स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया,
अब जरा आगे चलिए, जो बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये मैं लियाकत शहवानी की तरफ आता हूं। बसरा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, चूंकि वक्त कम है और ये मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो जरा आज वो सहर हासिल गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा बैलेंस टाइम मिल जाए इस चीज के अंदर। लेकिन मैं एक और चीज अर्ज करना चाहता हूं जरा सा चलते चलते कि आपकी भी गवर्नमेंट थी 62, 63, आप भी वहां से खत्म कर सकते थे और एहतसाब के मैकेनिज्म की जहां तक बात है तो ये एहतसाब के लिए नैब बनाया, हमारे पास मजमुआ तादाद नहीं थी उस वक्त, नवाज शरीफ भी हर्डल बने थे, नैब का चेयरमैन सर, रास्ते कर कावट बने, हुकूमत और अपोजिशन लीडर में खुद गिरे हैं जो इन्होंने खुद बनाई थी। ठीक है, चले मैं जरा शवाही साहब की तरफ आता हूं। लियाकत शवाही साहब इस चीज के अंदर वो डिमांड करते हैं, वहां से डिमांड आती है कि मैकेनिज्म की बात होती है, कौन बनाएगा मैकेनिज्म? क्या बाकी तमाम लोग जो हैं वो सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, एहतसाब का निजाम चल निकला है, ये तलवार आ गई है, इस तलवार की जद में अब सब आएंगे? और क्या ये महज यहां से इख्तिताम हो जाएगा, रुक जाएगा, ये महज एक निशाना बनाया गया है या फिर ये एक प्रेसिडेंट सेट हुई है? देखिए, प्रेसिडेंट सेट हो गया। एक तो तस्वर यह था कि इस मुल्क में एक आम आदमी, गरीब आदमी किसी छोटे भी कोई जुर्म का इर्तिकाब करता है तो वो डर लिया जाता है, ताकतवर यहाँ पर वो शुतुर बेमार है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। एक तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और इस मुल्क के एक ताकतवर फैमिली से जिनका ताल्लुक है, उनके खिलाफ भी जब कोर्ट में केस चला जाता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दिस इज द प्रेसिडेंट। बट सिलेक्टिव जस्टिस यकीनन नहीं होनी चाहिए कि अगर सादिक और अमीन का जो 2 आर्टिकल्स हैं ये तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए, 20 करोड़ अवाम के लिए, और इसके जो भी शख्स नहीं, लेकिन वो जो इक़्तिदार के ऐवान में आ रहा है एटलीस्ट कम से कम उसके लिए सदाकत और अमानत और उसके साथ साथ जो है वो गुनाह और फिर बड़ा गुनाह, आप समझते हैं कि जो ये डिमांड कर रहे हैं क्या वो सारा तमाम के तमाम जो हैं वो इस सारी कैटेगरी में पूरे उतर रहे? नहीं उतरते हैं, और इसीलिए वक्तन फवक्तन इनके खिलाफ इल्जामात लगते रहे। नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी पे हमेशा करप्शन के इल्जामात लगाते रहे, जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा करते थे, बीबी शहीद के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है 1990 की दहाई में एक दूसरे पर ये करप्शन के चार्जेस लगाते रहे। फिर इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उसके बाद फिर एनआरओ किया, और एनआरओ के तहत जो उसमें पीपल्स पार्टी भी थी और उसमें मुस्लिम लीग और दोनों वापस आ गए। सब फेल हो गए। 29 जुलाई को सब फेल हो गए। बिल्कुल, आप देखें फरीद, 58(2)B उसके जरिए सदर जो है असेंबली को तहलील किया करते थे। जब इनके ऊपर अपना शामत आ जाता था तो 58(2)B को उन्होंने हमेशा खत्म करने की बात की, लेकिन 2 साल से इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो बिल है वो पेंडिंग है, उस पर पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा। आर्टिकल 98 राइट टू इंफॉर्मेशन, उस पे सेनेट में बिल पड़ा हुआ है, उस पे काम नहीं हो रहा। अब आर्टिकल 62-63 भी ये संजीदा नहीं थे, हालांकि जब 18वीं तरमीम वन लाइनर जब 18वीं तरमीम होने जा रही थी 2010 में, तो उसमें 58(2)B का 2B खत्म कर दिया गया। 17वीं आईनी तरमीम उसको जो है इन्होंने नल एंड वाइड कर दिया। तो 62 और 63 को उस वक्त खत्म कर देते, क्यों नहीं किया? ठीक है, वो कह रहे मजमूई तादाद नहीं थी हमारे पास, मेजॉरिटी मौजूद थी। पीपल्स पार्टी की 18th अमेंडमेंट नहीं सर, 18th अमेंडमेंट हमारे पास नहीं थी। 18th अमेंडमेंट बसरा साहब, 18th अमेंडमेंट पूरा एक पैकेज आया था 102 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ जगहों हाँ, मैं आपको और मियां रजा रबानी साहब आपकी पार्टी के वो जो अमेंडमेंट आई थी उन्होंने किया नहीं। जब नहीं शिवानी साहब सुन ले, 18th अमेंडमेट जो थी वो पूरी पार्लियामेंट का कंसेंसस हुआ था, उसके बाद वो पास हुई थी, ये बात ज़हन में रखिए। ठीक है, लेकिन 62-63 में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। उस कमेटी में आपके मियां रजा रबानी साहब चेयरमैन थे, मियां रजा रबानी साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे। यही तो मैं कह रहा हूं, नवाज शरीफ वगैरह राजी नहीं हुए थे। बसरा साहब एक सवाल है, मैं बड़ा मुख्तसर जवाब दीजिएगा, वक्त मेरे पास नहीं है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए जो मेरे जहन में घूम रहा है। ये हर बार मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म घर भेज दिया जाता है, कभी उसे जो है वो हैंग कर दिया जाता है या असैसिनेशन हो जाती है। ये मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ये हर बार क्यों हो जाता है? आपकी जमात भी इसका शिकार है और यहां पे भी यही कुछ हुआ, क्यों? आपने भी वही बात की जो शिवानी साहब कर रहे थे कि इलेक्टेड वजीर आजम सबसे ताकतवर आदमी को पहली दफा हाथ डाला गया। नो, पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया।
ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ और जुडिशियल मर्डर हुआ। ये नहीं कहा मैंने कहा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक पावरफुल उस हिस्ट्री को हम जानते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मियां नवाज शरीफ, शिवानी साहब एक फिक्र, शरीफों का आज से पहले शरीफों का पाकिस्तान और था, लाड़काना के लिए और कानून होता था और ये रायबंड के लिए और कानून था। मियां साहबान कानून और आइन के ताबे गए हैं, इसलिए ये कहना कि ये इलेक्टेड वज़ीर घर भेज, भाई किसने पनामा जो है या ये अकामा जो है ये पीपल्स पार्टी लेकर आई, फौज लेकर आई, न्यू टीवी लेकर आया, तहरीक इंसाफ लेकर आई, कौन लेकर आया भाई? ये मियां नवाज शरीफ ने खुद ही सारी चीजों का इतराफ जुर्म किया ना कि अगर पनामा के अंदर ये आज अभी देखिए, अभी तो इब्तिदा है फरीद, मैं बड़ा अहम फिक्र, टाइम बहुत कम है। मियां नवाज शरीफ ने नामजद तो कर दिया शायद खाकान अब्बासी को और शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ तक कहानी नहीं जाएगी, इसलिए शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में खुद नैब के अंदर पेशियां भुगत रहे होंगे हदैबिया केस के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, बाकर नजवी कमीशन का मेन मुल्जम है और शाहिद खाकान अब्बासी अदम इत्माद का वोट लेते हैं या नहीं ले पाते, ये आने वाले दिनों में ये कहानी भी आपको चले जी। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा मजीद इस चीज कानूनी तौर पर नवाज शरीफ ना अहल हो गए हैं बतौर मुस्लिम लीग नून के सदर के भी। चले मैं आपसे मजीद हम इसी चीज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आने वाले दिन के अंदर, वक्त मुख्तसर है, मुझे क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बुसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत शिवानी साहब, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। ये इससे पहले कि जो नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी देखा, मुख्तसर वक्त में ये गुफ्तगू हो सके। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।